अभी अभी सूत्रों से खबर आ रही है कि बाबा रामदेव के साथी और आज़ादी बचाओ आंदोलन के फाउंडर राजीव दीक्षित का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। राजीव दीक्षित के निधन के बाद इनका चेहरा नीला पड़ गया है और इनके नाक से कुछ अजीब तरह का काले नीले रंग का खून बह रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें शायद जहर देकर मारा गया है। अब मौत का असली कारण क्या है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। पर क्या राजीव की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया? क्यों राजीव का चेहरा नीला पड़ गया? कुछ लोगों का कहना है कि राजीव को मारने के पीछे बाबा रामदेव का हाथ है, पर बाबा रामदेव से पूछे जाने पर कहा, अब कोई भी आदमी मर जाए और ये कहते कि उसका मर्डर हो गया, तो बहुत बुरी बात है। राजीव दीक्षित, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो हार्ट अटैक से बेचारा मर गया। ये मौत जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजीव की मौत हार्ट अटैक से हुआ या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। तीन दिसंबर 1984 को भोपाल में अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में रात के लगभग 1 बजे एक बेहद जहरीली गैस जिसका नाम था MIC वो लीक हो जाती है, जिसकी वजह से इमीडिएटली 8000 से ज़्यादा लोग उसी रात मारे जाते हैं। इस गैस लीक होने के बाद यूनियन कार्बाइड पर बहुत से सवाल उठने लगे। सजा में मिलता है एक सरकारी प्लेन, शैंपेन और कैवियर के साथ अपने घर वापसी की शाही सवार। Union Carbide Company has settled the matter by paying $470 million to the government. इसी टाइम एक लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, राजीव दीक्षित। इन्हें जब ये सारी बातें पता चली कि कैसे एक विदेशी मल्टीनेशनल कंपनी अपने गुनाहों को माफ करवा लिया पैसे देकर, इस लड़के के अंदर विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ नफरत पैदा हो जाती है। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसके बाद राजीव ने इलाहाबाद से बीटेक की पढ़ाई की, पर राजीव को 1984 के ट्रेजेडी के बाद विदेशी कंपनियों के खिलाफ बहुत गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से 1990 आते आते राजीव दीक्षित कैंपेनिंग करना शुरू कर देते हैं विदेशी कंपनियों के खिलाफ। Rajiv Dixit started campaigning against foreign companies. राजीव फॉरेन कंपनीज और फॉरेन कल्चर के भी सख्त खिलाफ थे, फिर चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या फिर एलोपैथिक ट्रीटमेंट। राजीव इन सब का खुलकर विरोध करते थे। समय बीतता गया, राजीव ने 1992 में महाराष्ट्र के वर्धा में आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया। मैं इलाहाबाद से आया हूँ, मेरा नाम राजीव दीक्षित है। पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूँ। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। और कुछ ही सालों में राजीव पूरे देश में घूम घूम कर कई सारे इम्पैक्टफुल स्पीचेस दिए। राजीव की ऑर्गेनाइजेशन ने इम्पैक्टफुल स्पीचेस को रिकॉर्ड करके कैसेट्स और सीडीज के फॉर्म में बेचना शुरू कर दिया, ताकि राजीव का जो ये मैसेज है वो हर इंडियन सिटीजन्स तक और ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सके। और इन सब पावरफुल और इम्पैक्टफुल स्पीचेस की वजह से राजीव की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और दूसरी तरफ बाबा रामदेव की भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी एज अ योगा गुरु। Baba Ramdev reportedly has 80 million followers around the globe, and the man credited with the yoga revolution in the country. और कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि रामदेव राजीव की सीडीज को अपने योग सेंटर पर कमीशन पर सेल करने के लिए एग्री हो गए थे। उसके बाद राजीव के यंगर ब्रदर प्रदीप दीक्षित अपनी शादी से पहले 30 से 40 लाख का एक घर खरीदते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही रिमर फैलने लगा कि ये पैसा राजीव ने दिया है
जो आज़ादी बचाओ आंदोलन के लिए कलेक्ट किया गया था। उस समय 30 से 40 लाख रुपए एक बड़ा नंबर हुआ करता था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आई डोंट नो, क्योंकि इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। There is no evidence that Rajiv Dixit gave the money collected from the Azadi Bachao Andolan Trust to his brother to buy a house. और इस र्यूमर की वजह से राजीव को बहुत ही ज़्यादा बैकलैश मिला, जिसकी वजह से राजीव अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से आइसोलेटेड हो गए। इसी टाइम बाबा रामदेव राजीव जी से मिले और अगले 3 साल यानी 2004 से लेकर 2007 के बीच रामदेव और राजीव में गहरी मित्रता हो गई और राजीव दीक्षित बाबा रामदेव के मेंटर बन गए। राजीव को अपनी आज़ादी बचाओ आंदोलन से अलग होने के बाद एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जहां से वो अपने स्पीचेस को देकर लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, और ये मौका बाबा रामदेव ने दिया, क्योंकि उस समय बाबा रामदेव के पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ने लगे थे। उन्हें लगता था कि योगा के माध्यम से वो अब मैक्सिमम लोगों तक पहुंच चुके हैं और अब वो स्वदेशी विचारों के जरिए अपने इन्फ्लुएंस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। रामदेव राजीव को अपने योगा कैंप के मंच पर बिठाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे रामदेव ने राजीव को धार्मिक चैनल आस्था पर भी लाना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये दोनों आदमी एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिए। एक के पास थे तगड़े विचार और दूसरे के पास था तगड़ा मीडियम, और दोनों ने मिलकर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, भारत स्वाभिमान आंदोलन। Two men, one with strong ideas and the other with strong medium. Both of them together started a new revolution, Bharat Swabhiman Andolan. भारत देश में एक अभियान शुरू हुआ है, उसका नाम है भारत स्वाभिमान। इस अभियान के अध्यक्ष हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, और इसका राष्ट्रीय सचिव का दायित्व परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे दिया हुआ है पिछले 5 जनवरी 2009 से। इस भारत स्वाभिमान आंदोलन का मोटिव था ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और विदेशी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करना। रामदेव भारत स्वाभिमान आंदोलन को अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। बाबा रामदेव भारत स्वाभिमान आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टी में बदलना चाहते थे। राजीव की पॉपुलैरिटी अब टीवी चैनल पर आने की वजह से और तेजी से बढ़ने लगी। तभी 2010 में बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित की गाइडेंस में एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी, भारत स्वाभिमान के नाम से। यह पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में लॉन्च किया और बाबा रामदेव का कहना था कि मैं देश के सभी 543 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा। Baba Ramdev launched a new political party named Bharat Swabhiman Andolan under the guidance of Rajiv Dixit. He said that he will field his candidates on all 543 Lok Sabha seats in the country. It will be a revolution. इस पार्टी के लॉन्च होने के बाद राजीव और बाबा रामदेव दोनों ही भारत स्वाभिमान यात्रा पर निकल जाते हैं, जहां पर ये अवेयरनेस फैलाते हैं अपने पार्टी के गोल्स और मूवमेंट के बारे में। पर दीक्षित और रामदेव का ये बॉन्ड बहुत से लोगों को पसंद नहीं था, और ये बात राजीव दीक्षित को अच्छी तरह से पता था। राजीव दीक्षित के क्लोज फ्रेंड मदन दुबे ने कहा कि राजीव शायद परेशानी में थे, क्योंकि जब मैंने राजीव से पूछा कि क्या अब मुझे भी भारत स्वाभिमान पार्टी का मेंबर बनना चाहिए, तो राजीव ने कहा अभी थोड़ा वेट करो, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। सुनने के बाद मदन दुबे को लगा कुछ तो बात है जो अभी मुझे मालूम नहीं है। उसके बाद राजीव और बाबा रामदेव पूरे देश में घूम घूम कर अपने पार्टी का प्रचार किया। पर 29 नवंबर 2010 को राजीव छत्तीसगढ़ के बेमित्र तहसील में पहुंचे और यहाँ पर राजीव और उनके साथी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मीटअप किया और स्पीच दिया। उसके बाद राजीव यहाँ से लगभग 2 बजे निकल लिए नेक्स्ट मीटअप के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में होना था। और रास्ते में ही राजीव को बहुत पसीना होने लगता है। उसके बाद राजीव ने वहीं के लोकल भारत स्वाभिमान पार्टी के अधिकारी आचार्य दया सागर को कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। उसके बाद दया सागर राजीव को वहां के एक आर्य समाज आश्रम में टॉयलेट के लिए लेकर गए। पर यहाँ पर जब राजीव बहुत ही देर तक बाथरूम से बाहर नहीं निकले तो लोगों को शक होने लगा, और फिर दरवाजा खोला गया तो देखा कि राजीव जमीन पर पड़े हैं बेहोशी की हालत में। उसके बाद राजीव को बिस्तर पर लेटाया गया और थोड़ा पानी छिड़का गया उनके फेस पर। उसके बाद राजीव दीक्षित को होश आया, पर अभी भी राजीव की तबीयत सही नहीं थी। उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा गया तो राजीव ने कहा कि वो होम्योपैथी से ही ट्रीटमेंट कराएंगे। वो हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि जब राजीव होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कराने के लिए कह रहे थे, तभी राजीव को बाबा रामदेव ने कॉल किया और हॉस्पिटल जाने की एडवाइस दी।
पर इस कॉल में भी कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ। और यहाँ पर राजीव को होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कोई भी फायदा नहीं हुआ। उन्हें तुरंत ही वहाँ पर भिलाई के एक इस्पात संयंत्र हॉस्पिटल में ले जाया गया और यहाँ पर सफिशिएंट फैसिलिटीज न होने के रीजन से राजीव को भिलाई के अपोलो BSR हॉस्पिटल में ले जाया गया। पर इस हॉस्पिटल में राजीव की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि राजीव की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगी। और फिर रात के लगभग 1 से 2 बजे के बीच डॉक्टर्स ने राजीव को डेड डिक्लेयर कर दिया। Rajiv Dixit died between 1 a.m. and 2 a.m. in the night at Apollo BSR Hospital in Bhilai, and without any postmortem, the doctor said the cause was a heart attack. राजीव की मौत होने के बाद बाबा रामदेव ने राजीव के फैमिली से रिक्वेस्ट किया और कहा कि मैं राजीव को सम्मानित करना चाहता हूं और उनका अंतिम संस्कार गंगा के किनारे हरिद्वार में करना चाहता हूं। उसके बाद राजीव के फैमिली वालों ने बाबा की बात मान ली और फिर बाबा रामदेव ने राजीव की बॉडी और उनके फैमिली मेंबर्स को एक चार्टर्ड प्लेन से हरिद्वार बुला लिया। यहाँ पर बाबा रामदेव ने राजीव की बॉडी को एक आइस ब्लॉक पर रखवा दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर बारी बारी से लोग राजीव को श्रद्धांजलि देने लगे। पर यहाँ पर कुछ लोग कहने लगे कि राजीव को शायद जहर देकर मारा गया है, क्योंकि राजीव का चेहरा नीला पड़ गया था और थोड़ा अलग सा दिख रहा था। राजीव के नाक से कुछ अजीब तरह का काले रंग का खून बह रहा था। उसके बाद वहाँ पर बहुत से लोग पोस्टमार्टम करने की बात करने लगे। राजीव की अचानक डेथ की वजह से लोगों को लगने लगा कि शायद राजीव को मारने की साजिश की गई है। उसके बाद राजीव के फ्रेंड मदन दुबे ने तेज आवाज में कहा कि क्या यहाँ पर कोई धोखा हुआ है? मैं जानना चाहता हूँ कि यदि किसी को कुछ गलत लगता है तो पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। उसके बाद मदन दुबे ने रात भर लगभग 50 से ज्यादा लोगों का सिग्नेचर लिया जो लोग पोस्टमार्टम चाहते थे। उसके अगले ही दिन सुबह 6 बजे 9 लोग इंक्लूडिंग मदन दुबे बाबा रामदेव के पास गए और बाबा रामदेव के घर के बाहर के गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। फिर दुबे ने कहा ठीक है, आप अंदर जाकर बाबा से कह दीजिए कि अगर वो हमसे नहीं मिलेंगे तो राजीव का अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी जाएगी। और फिर आखिर में बाबा रामदेव ने 7:30 बजे एक मीटिंग के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे सारे लोगों का फोन जमा कर लिया गया ताकि कोई रिकॉर्डिंग न की जा सके। और ऐसे 50 लोगों की साइन हम लोगों ने उस रात को भी करवा कर उनको भेजा गया था। जो उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, हम लोगों ने मैसेज किए थे। सवेरे हम लोग 1.5 घंटा उन लोगों से मिले। मैंने खुद 1.5 घंटा स्वामी जी से बात की थी कि पोस्टमार्टम करवा दी जाए तो ये सारा पर्दाफाश हो जाए। नेचुरल मौत है इस बात का बहाना कर कर उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। अगर पोस्टमार्टम हो जाता, शायद कुछ पोस्टमार्टम निकलती तो शायद स्वाभिमान बंद हो जाता। इस डर से नहीं किया। स्वाभाविक मौत नहीं है और मैं जिंदगी भर ये कहता रहूंगा। उसके बाद अंदर जाकर दुबे ने 50 लोगों के साइन किए हुए पेपर बाबा रामदेव के हाथों पर रख दिया और कहा कि ये उन लोगों के साइन है जो राजीव का पोस्टमार्टम चाहते हैं। उसके बाद बाबा रामदेव ने कहा तुम क्या चाहते हो? फिर दुबे ने कहा हम सभी आज़ादी बचाओ आंदोलन के ट्रस्टीज हैं और हम पोस्टमार्टम चाहते हैं। फिर बाबा रामदेव ने कहा ये तो एक नेचुरल डेथ है, इसके लिए पोस्टमार्टम की क्या जरूरत है? फिर दुबे ने कहा हमें कुछ डाउट्स है, इसलिए पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर से बाबा रामदेव ने कहा लेकिन मैंने डॉक्टर से बात की है, मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट है जिसमें सब कुछ है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होना चाहिए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हार्ट अटैक की वजह से दीक्षित की मौत हुई है। फिर दुबे ने कहा पर हमें इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है, हम पोस्टमार्टम चाहते हैं। उस समय इतना बहस होने के बाद बाबा रामदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रामदेव ने कहा पोस्टमार्टम हिंदू धर्म के खिलाफ है। फिर दुबे ने कहा राजीव भाई कोई धर्म के नहीं थे, उनका धर्म देश के प्रति सेवा था। उन्होंने कभी अपने आप को किसी भी धर्म का व्यक्ति नहीं कहा है, इसलिए आप हिंदू धर्म की चिंता न करें और पोस्टमार्टम करवाएं। इससे सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा, अदरवाइज उंगलियां उठती रहेंगी। और दुबे ने यह भी कहा कि आपके कुछ लोगों के साथ राजीव का झगड़ा हुआ था, ये सच है कि नहीं? आपके कुछ लोग उसके साथ भेदभाव करते थे, ये भी सच है कि नहीं? मुझे पता है कि आपके कुछ लोग परेशान थे कि बाहर का आया हुआ आदमी राजीव दीक्षित आज भारत स्वाभिमान आंदोलन का नेशनल सेक्रेटरी बन गया है। इस बात की जलन थी कि राजीव से हजारों लोग मिलने आते थे। उसके बाद 1 घंटे तक बहस हुई और फिर रामदेव ने कहा ठीक है, हम पहले हॉल में चलते हैं जहाँ दीक्षित की बॉडी रखी हुई है और उनके फैमिली मेंबर से पूछते हैं कि पोस्टमार्टम करवाना चाहिए या नहीं। उसके बाद बाबा रामदेव अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और दुबे और उनके साथी पैदल ही हॉल तक जाते हैं, जिसमें उन्हें 20 मिनट का टाइम लग जाता है।
एक फेज से दूसरे फेज तक जब तक जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं पैदल, हमको क्रॉस करके कार में बैठकर स्वामी जी चले गए और वहाँ पे जाकर वो अनाउंस कर रहे कि मुंबई से आए हुए साथी कहाँ हैं जो बोलते हैं, तो उनको पता था कि हम लोग जो है 20 मिनट में फेज 1 तक नहीं पहुँच सकते। तब तक बाबा रामदेव हॉल में पहुंचकर कहते हैं कि कुछ लोग मुंबई से आए हैं जो कह रहे हैं कि राजीव का पोस्टमार्टम करवाया जाए। डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ हिंदू धर्म में नहीं किया जाता है, फिर भी ये लोग जिद कर रहे हैं। उसके बाद हॉल में ही बैठे एक हरियाणा के डॉक्टर सुमन ने खड़े होकर कहा, तो आप बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा देते? अब यहाँ हॉल में सबके सामने सवाल पूछे जाने पर बाबा रामदेव ने कोई जवाब नहीं दिया और पीछे घूमकर अपने साथियों से कहा, बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करो। इस टाइम सुबह के 9 बज रहे थे, बल्कि शमशान घाट पर जाने का टाइम 11 बजे का डिसाइड हुआ था। उसके बाद दुबे और उनके साथी जब हॉल के पास पहुंचे तो देखा कि बॉडी को एम्बुलेंस पर रखवा दिया गया है और शमशान घाट पर ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम घबराते हुए एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुए और उस वक्त जो है जल्दी जल्दी निलाकर राजू भाई की बॉडी ले जाई गई और वो जला दी गई, चिता पे रख दी गई। मैं संजय भाई परदेसी से भी मैंने कहा, उस वक्त उनकी गाड़ी में मैं था, उनसे मैंने कहा कि अभी भी वक्त है कि चिता पे रखने से पहले भी बॉडी को उठाइए। परिवार का एक सदस्य सिर्फ मुझे बोलने दीजिए संजय भाई प्लीज, एक फैमिली का सदस्य मुझे दे दीजिए, आज मैं पोस्टमार्टम कर लूंगा। और आज अगर पोस्टमार्टम नहीं हुई तो भूल जाइए कि जिंदगी में कभी भी हम लोग जिस तरह से शास्त्री जी का हुआ वो पोस्टमार्टम नहीं हुई थी, उसी तरह से ये रहस्य बन जाएगा। और स्वामी जी ने भी कहा था कि रहस्य को रहस्य रहने दीजिए। जैसे ही सब लोग शमशान घाट पर पहुंचे तभी अचानक बाबा रामदेव राजीव के भाई प्रदीप दीक्षित की तरफ मुड़े और बोले, देखो अगर आप चाहो तो हम पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। उसके बाद प्रदीप दीक्षित बोले, स्वामी जी ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपने हम सभी को पोस्टमार्टम न करवाने के लिए कहा था, अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। और जब बाद में प्रदीप दीक्षित से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो प्रदीप दीक्षित ने कहा, मुझे क्या कहना चाहिए मैं समझ नहीं पाया। हर कोई शमशान घाट पर पहुंचा था, मुझे नहीं पता था कि कहना क्या है। लोग मेरे लिए तरह तरह की बातें कर रहे थे और अगर वो सच कह रहे थे तो क्या गारंटी है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को खरीदा नहीं जाएगा। मैं उन्हें अपमानित करने के मूड में नहीं था। राजीव के फ्रेंड मदन दुबे ने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद राजीव के लैपटॉप और 2 फोन्स वापस लौटाए गए राजीव के फैमिली मेंबर को, पर इन तीनों डिवाइसेस का सारा डेटा डिलीट कर दिया गया था। और जब मैं बाद में राजीव के कमरे में गया तब कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे कोई लूटपाट हुई हो। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से गायब थे। मुझे पूरी तरह यकीन है कि राजीव भाई की मौत के पीछे किसी न किसी का हाथ है। Rajiv's friend Medin Dubey said that I am absolutely sure that Rajiv Bhai's death, someone's hand is definitely behind this. अब यहाँ पर ये पूरा मैटर देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाती है कि पोस्टमार्टम ना करवाना ये एक बहुत गलत डिसीजन था बाबा रामदेव का, क्योंकि एक ऐसे आदमी की अचानक मौत हो जाना जिनके पीछे कई सारे लोग, कई सारे फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज पड़े थे, और राजीव के फ्रेंड दुबे ने जब लगभग 50 लोगों के साइन लेकर आए थे तब तो बाबा रामदेव को डेफिनेटली पोस्टमार्टम करवा देना चाहिए था। पर बाबा रामदेव का पोस्टमार्टम ना करवाना थोड़ा शक तो पैदा करता है। और एक और बात है जो बाबा रामदेव को शक के घेरे में डालता है, वो ये है कि जब बाबा रामदेव ने राजीव को कॉल किया था हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो बाबा रामदेव ने आस्था चैनल के थ्रू बताया कि मैंने 4 घंटे तक राजीव से बात की थी हार्ट अटैक आने के बाद, और उसका भाई भी वहाँ पर बैठा था। और बाद में राजीव दीक्षित के भाई प्रदीप दीक्षित ने कहा कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मेरे भाई की मौत हो चुकी थी। राजीव भाई दीक्षित ने 4 घंटे मुझसे बहस की, उसके भाई को उसके पास बैठा रखा था, भिलाई में उसका भाई उसके साथ था, वो जिमी थे उसका भाई भी। तो यहाँ पर बाबा रामदेव ने झूठ क्यों बोला? और साथ ही बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि मैंने कम से कम 25 लाख रुपए उसके ट्रीटमेंट के लिए खर्च किए। अरे राजीव दीक्षित के माँ बाप जिंदा, उसका भाई जिंदा है, उसके लिए मैंने कम से कम 25 लाख उसके उपचार पर खर्च करवाए। सारे उसके वो इलाज के डॉक्यूमेंट हैं। पर ये भी शायद झूठ था, क्योंकि ये रहा राजीव दीक्षित का ट्रीटमेंट का बिल, जिसे राजीव दीक्षित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने पब्लिक किया था, जो केवल 30,000 रुपए का था, जिसमें से 2831 रुपए रिफंड भी हो गया। अब बाबा रामदेव ने कहां पर 25 लाख रुपए खर्च किए, ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पर 25 लाख रुपए भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। और बिना किसी सर्जरी, बिना किसी ऑपरेशन के 25 लाख रुपए एक दिन में ही हॉस्पिटल में खर्च हो जाना, ये थोड़ा सा मुझे डाउट क्रिएट कर रहा है। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि राजीव को शायद जेनेटिक प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की और हार्ट की। उसको उसके
खानदान में डायबिटीज है, उसको हार्ट अटैक है, उसको पहले भी माइल्ड अटैक आया। उनको शायद जेनेटिक की प्रॉब्लम थी, बीपी की, शुगर की, हार्ट की, तीनों। पर इसका भी प्रूफ राजीव दीक्षित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने अपलोड किया और बताया कि उन्हें कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर ये रिपोर्ट है राजीव के पेरेंट्स का। अगर उसी समय बाबा रामदेव पोस्टमार्टम करवा देते तो सब कुछ क्लियर हो जाता और राजीव की मौत एक मिस्ट्री ना बनती। पर बाबा रामदेव का एक गलत डिसीजन आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि राजीव दीक्षित की मौत कैसे हुई। क्या ये एक नेचुरल डेथ था या फिर किसी की साजिश।